रजनी अमोदिता पर भिनभिनाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने सारे लड़कों पर काला जादू किया पर तुझे ये भी नहीं पता मंत्र के अंदर जिसका नाम बोला जाता है उसी पर काले जादू का असर होता है। तू तो सिर्फ युग का ही नाम लेगी ना तो वही तेरे वश में आएगा, समझी? हाँ माँ, समझ गई। चल अब मैं जा रही हूँ। याद रखना 108 बार मंत्र का जाप करना है और इस दौरान अपना ध्यान नहीं भटकाना, पूरे मन से जाप करना। जी माँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगी। रजनी पानी का ग्लास उठाती है और वहां से चली जाती है। रजनी के जाते ही अमोदिता चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो एक डिब्बे में से लौंग और इलायची निकालती है। अमोदिता लौंग और इलायची को अपने वक्ष से स्पर्श करके पकती हुई चाय के अंदर डाल देती है। अमोदिता चाय को देखते हुए कहती है, ओम नमः कामाख्याय देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। अमोदिता लगातार मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। इस तरफ बाहर गार्डन में युग के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने रिश्तेदारों को बताए या नहीं बताए कि जिस कमरे में यक्षिणी कैद है उसे उसने गलती से खोल दिया था। युग इसी उलझन में फंसा हुआ था। फिर सुदेश उससे पूछता है, बताओ युग बेटा, जीजाजी कुछ पूछ रहे हैं। जिस कमरे में यक्षिणी कैद है तुमने उसे खोला तो नहीं ना? क्या था उस कमरे का नंबर? हाँ याद आया, हाँ 666, यही नंबर था उस कमरे का। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही बल्लू काका बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं छोटे मालिक, वो दरवाजा युग बाबू ने नहीं खोला है। मैं जब उस कोठी में युग बाबू को लेने गया था तो मैंने देखा था वो दरवाजा बंद था, उस पर ताबीज भी बंधे हुए थे। जैसे ये बात बल्लू काका ने बोली, दिलीप और सुदेश एक लंबी आह भरते हैं, जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। दिलीप अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चलो कुछ तो ठीक हुआ। कह दो इससे कि वो कोठी बंद कर दे और रहना चाहे तो वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मामा जी कह दीजिए इनसे कि मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला और मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा, किसी और के नहीं। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर युग की बड़ी मम्मी जानकी आ जाती है। जानकी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बेटा तू आ गया। जब युग अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखता है तो खुश हो जाता है। कुछ पल पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो अचानक से गायब हो जाता है। युग अपनी बड़ी मम्मी के पैर छूने लग जाता है। जानकी प्यार से युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तू अपनी बड़ी मम्मी के पास जरूर आएगा। आखिर इतने सालों बाद तुझे अपनी बड़ी मम्मी की याद आ ही गई ना? युग कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहां पर 3-4 आदमी आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। देखने से वो युग के बड़े पापा दिलीप के पहरेदार लग रहे थे। उन्हीं चारों आदमी में से एक आदमी दिलीप से कहता है, मालिक मीटिंग लग चुकी है और आपका सब इंतजार कर रहे हैं, सरपंच साहब ने हमें भेजा है। दिलीप फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, अच्छा मीटिंग लग गई तो चलो फिर, इंतजार किस बात का कर रहे हो? इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर खड़े होता है और अपने आदमियों के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। सुदेश भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। युग हैरानी के साथ जानकी से पूछता है, बड़ी माँ, ये बड़े पापा और मामा जी किस मीटिंग में जा रहे हैं? बात ऐसी है युग बेटा, जो तुमने ग्रेवयार्ड कोठी खोली है ना, उसी सिलसिले में आज रोंग कामूचा और बंगला मोड़ा दोनों गांव के सरपंचों ने मीटिंग रखी है। उसी में गए हैं तुम्हारे बड़े पापा और मामा जी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मैंने कोठी खोली इस सिलसिले में मीटिंग बैठी है, पर क्यों? और वो कोठी तो मेरी है ना, मेरी मर्जी में उसे खोलूं या बंद करूं, गांव वालों को उससे क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी के बारे में। सारा गांव जानता है कि यक्षिणी को उस कोठी में बंद किया गया था और अब कोठी खुलने के बाद सारे गांव के ऊपर मौत मंडरा रही है। जब तक कोठी वापस से बंद नहीं हो जाती गांव वाले चैन की सांस नहीं लेंगे। पर बड़ी माँ, मैं वो कोठी बंद नहीं। युग फिर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहां पर रजनी पानी का ग्लास लेकर आ जाती है और युग को देखते हुए कहती है, अरे युग बेटा,
तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। पहचाना मुझे तुमने? युग रजनी को देखते हुए कुछ याद करते हुए कहता है। अरे मामी जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। रजनी पानी का ग्लास युग को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पानी पी लो, तुम थक गए होंगे ना। युग पानी का ग्लास लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मामी जी आप पानी ले आई, मेरा तो बहुत गला सूख रहा है जब से नदी पार कर रहा था ना तब से। युग पानी का ग्लास अपने होठों से लगाने ही वाला था कि तभी जानकी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ युग बेटा, पानी मत पीना। जानकी के कहने पर युग रुक जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बड़ी माँ? रजनी मन ही मन घबराने लग जाती है और सोचने लगती है, ये भाभी युग को मेरे हाथों से पानी पीने से क्यों मना कर रही है? इनको क्या हो गया अचानक से? जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, रजनी तुम भूल गई, युग नदी पार करके आया है, पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। रजनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी भाभी। वो क्या है ना, युग इतने सालों बाद आया है ना, तो खुशी के कारण भूल ही गई थी। आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। युग रजनी को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ ये मामी जी कहाँ और क्या लेने जा रही है? बस देखते जा बेटा, कुछ देर में तुझे खुद ही तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर बाद रजनी वापस आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ था। युग उस लोटे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, जो नदी पार करके आते हैं उन्हें ग्लास की जगह लोटे से पानी पिलाया जाता है क्या? जानकी युग की बात का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा ये पानी नहीं है बल्कि गौमूत्र है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? गौमूत्र है? इससे क्या करना है? प्लीज बड़ी माँ आप ये मत कहना कि इसे मुझे पीना है। कहीं यहाँ पर ये रिवाज तो नहीं है ना कि जो लोग नदी पार करके आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाता है? युग की बातें सुनकर जानकी और रजनी दोनों ठहाके मार के हंसने लग जाती है। जानकी हंसते हुए ही कहती है, ये पीने के लिए नहीं है बेटा। तो फिर किस चीज के लिए है बड़ी माँ? जानकी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती और वो लोटा रजनी के हाथों से ले लेती है। जानकी उस लोटे के अंदर का गोमूत्र अपने हाथ में लेते हुए युग के ऊपर छिड़कने लग जाती है। युग जानकी को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है बड़ी माँ? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जानकी गोमूत्र युग पर छिड़कते हुए कहती है, तुझे नहीं पता युग बेटा, यही रिवाज है। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र बहुत ही पवित्र पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में अनेक देवी देवताएं निवास करते हैं और गौमूत्र में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की शक्ति निहित होती है। हमारे गांव के लोग तो हर दिन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर करने के लिए पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था उसका कुछ भी कहना फिजूल है। बड़ी मम्मी उनके मन की करके ही रहेगी। गौमूत्र के छिड़काव के बाद युग पानी पीने लग जाता है। रजनी युग के आसपास की स्मेल लेते हुए कहती है, भाभी इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग पानी पीते हुए कहता है, अरे मामी जी स्मेल कैसे नहीं आएगी, अभी कुछ देर पहले तो बड़ी माँ ने मेरे ऊपर मुट्ठी भर भर के गौमूत्र छिड़का है। नहीं युग बेटा, ये गौमूत्र की स्मेल नहीं है, ये बदबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है, सड़ी हुई गोभी की तरह। जानकी डरते हुए कहती है, युग बेटा कहीं ये बदबू तुम्हारे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने की वजह से तो नहीं आ रही? आखिर वहां पर वो यक्षिणी जो कैद है। जानकी की बात सुनकर युग भी घबराने लग जाता है। उसको भी मन ही मन लगने लग जाता है कि उनका कहना ठीक है। आखिर उसने कल रात यक्षिणी का कमरा जो खोला था, हो सकता है उसी वजह से उसकी शर्ट में से बदबू आ रही हो। पर जानकी और रजनी को उस पर शक ना हो इसलिए वो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अरे नहीं बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। युग जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता चाय की ट्रे लेकर आ जाती है।
चाय की ट्रे में 4 कप चाय रखी हुई थी। अमोदिता आते से ही कहते हैं, अरे फूफा जी और पापा कहाँ चले गए? मैं तो उनके लिए भी चाय लेकर आई थी। जानकी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो चले गए बेटा, कोई बात नहीं, ला चाय युग बेटे को और हमें दे दे। रजनी अपने हाथ से अमोदिता की तरफ इशारा करते हुए युग से कहती है, मुझे तो पहचान लिया था तुमने युग बेटा, पर ये बता इसे पहचाना या नहीं पहचाना? युग अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, ये आपकी बेटी अमोदिता है ना? युग ने इतना ही कहा था कि तभी जानकी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे युग बेटे ने, ये सबको पहचानता है, किसी को नहीं भूला। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, सिवाय अपनी माँ के। जैसे ही युग ये बात कहता है, अचानक से वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, जैसे उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। रजनी माहौल को बदलते हुए कहती है, अरे वाह अमोदिता, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाय अच्छे से तो बनाई है ना, जैसे मैंने बताई थी? अमोदिता तिरछी आंख से अपनी माँ को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे आपने बताई थी। तो खड़ी क्या है, युग बेटे को देना। अमोदिता युग के पास जाती है और उसे चाय देते हुए कहती है, युग जी चाय लीजिए ना। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, गर्मी बहुत है और मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रजनी को झटका सा लगता है। उसे कुछ भी करके अमोदिता के हाथ की चाय युग को पिलानी थी। रजनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, पी लो युग बेटा, अमोदिता ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, वरना फेंकने में जाएगी। बस एक बार तुम अमोदिता के हाथ की चाय पीकर देखो, फिर तुम उसी के हाथों की चाय के गुणगान गाने लग जाओगे। वैसे तो सब ठीक है मामी जी, पर पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। युग की बात सुनकर अमोदिता का चेहरा छोटा सा हो गया था। जानकी अमोदिता का उदास चेहरा देखते हुए युग से कहती है, पी ले युग बेटा, वरना अमोदिता को बुरा लगेगा। उस बेचारी ने तेरे लिए ही तो चाय बनाई है। और भूल गया बचपन में जब तू अपने गुड्डे की इसकी गुड्डी से शादी करता था तो क्या कहता था कि मेरा गुड्डा तो अमोदिता की गुड्डी के लिए जहर भी पी ले, और अब तू चाय पीने से घबरा रहा है। युग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही बड़ी मम्मी, कहाँ अब बचपन की बातों को लेकर बैठी हुई है। जानकी और रजनी के फोर्स करने पर युग चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाय का कप उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जब अमोदिता युग को चाय देने के लिए थोड़ा सा झुकती है तो उसकी नजर युग की आंखों पर पड़ती है और युग की आंखों में देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो बहुत नर्वस हो जाती है। जब कोई लड़की अपने बचपन के प्यार को देखती है तो अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। अमोदिता इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जोर जोर से कांपने लग जाते हैं और अगले ही पल ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और सारे कप जमीन पर गिरकर धड़ाम से फूट जाते हैं। रजनी गुस्से से कहती है, ये क्या, सारी मेहनत बर्बाद कर दी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे रजनी, तू क्यों अमोदिता पर चिल्ला रही है? बच्ची है बेचारी, हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी युग बेटे का भी मन नहीं था चाय पीने का, हम ही उस पर दबाव बना रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी काम ना जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अमोदिता नीचे बैठकर जमीन पर फूटे चाय के कप के कांच ट्रे में उठाने लग जाती है। जानकी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अमोदिता बेटा, रहने दे तू, मैं कर लूंगी। युग अमोदिता और जानकी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये बात रजनी नोटिस कर लेती है और युग से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो मामी जी, मैं सबसे मिल गया पर मुझे कहीं वंदना भाभी नहीं दिखी, वो कहाँ पर है? युग का सवाल सुनकर अचानक से रजनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था।
अमोदिता भी कांच के टुकड़े बिनते बिनते रुक गई थी। युग कहता है, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वंदना भाभी यहाँ पर नहीं है क्या? जानकी हिचकिचाते हुए कहती है ना युग बेटा, वंदना यहीं पर है, पर अपने कमरे में है। मुझे उनसे मिलना था बड़ी माँ, उनसे भी तो मिले हुए कई साल हो गए, और आप सबको तो पता ही है बचपन में भाभी मेरा कितना ख्याल रखती थी। हाँ वो तो है बेटा, पर जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग कहता है, पर क्या बड़ी माँ, प्लीज बताइए ना, भाभी का कमरा कहाँ है? मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता, युग बेटे को वंदना के कमरे में ले जा। जैसे ही अमोदिता ये बात सुनती है, अमोदिता के डर के कारण हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा बुआ जी आपने? वंदना भाभी के कमरे में? जानकी कहती है, हाँ वंदना के, जा लेकर जा युग को। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली उनके कमरे के पास भी। अरे जाना, मैंने कहा ना। युग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि यह अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना डर क्यों रही है। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? भाभी कब से तुझे कुछ करने को बोल रही है और तू यहाँ पर बैठी हुई है। क्या यही संस्कार दिया है मैंने तुझे, बड़ों की बात ना मानना? रजनी के चिल्लाने पर अमोदिता अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और युग से कहती है, चलिए युग जी। अमोदिता और युग सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे अमोदिता वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, उसके अंदर का खौफ बढ़ते जा रहा था। युग के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना घबरा क्यों रही थी।